हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोर्सोलॉजी हब। मैं आपका मेंटर एक बार फिर से अपने फोर्थ वीडियो के साथ लेकर के आ गया हूँ स्पेशल एजुकेशन का 20 क्वेश्चन। आज मैं वीडियो बना रहा था तो 20 की जगह 24 क्वेश्चंस हो गए। तो कोई नहीं, 20 क्वेश्चंस की जो हमने सीरीज चला रखी है उसमें 4 क्वेश्चंस आपको ज़्यादा ही मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं ऐसा सोच रहा था कि क्यों ना अभी जो 21 डिसेबिलिटीज़ हैं उसको एक एक डिसेबिलिटी को मैं अच्छे से सारा पीपीटी प्रेजेंटेशन बना के लाऊं आपके लिए, और फिर हम उसके ऊपर एक हेल्दी डिस्कशन करें। कम से कम 40 से 45 मिनट्स या कम से कम 1 घंटे का वो सेशन रखें। तो मैंने जगह जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी रखा, वहाँ भी मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। लेकिन मेरी एक शिकायत भी आप लोगों से है कि मैं देख रहा हूँ कि वीडियो को देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन लाइक नहीं करते। अगर आप लाइक नहीं करते तो हो सकता है कि कुछ कमी आपको वीडियो में दिखती होगी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी उसे बता सकते हो कि सर ये दिक्कत है, तो आप इस तरीके से बनाइए। ठीक है ना? आप लाइक करते हैं ना आप अपने व्यूज़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो सामने वाला इंसान अपने दिन का समय निकाल करके, अपनी एनर्जी निकाल करके, अपनी मेहनत निकाल करके और सारी एडिटिंग करके जो आपके सामने आता है, तो उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। वो सोचता है कि यार लग रहा है लोग भी इंटरेस्टेड नहीं हैं चीज़ों के लिए, तो चलो छोड़ देते हैं, अब क्या फ़ायदा ये सब चीज़ें करने का फिर। ठीक है, तो सब कुछ डिपेंड करता है आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, कि अगर आपको लगता है कि इसी तरह से वीडियोस आती रहें और सामने वाले का भी उत्साहवर्धन होता रहे, तो थोड़ा सा वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, इसको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करिए, ताकि एक आदमी ने जो मुहिम चला रखी है कि भाई यहाँ स्पेशल एजुकेशन में जो बाज़ार लगा के बैठे हुए हैं कुछ लोग, उनको रोकने का, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसका आप उत्साहवर्धन करते रहें। चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए आज के हम 24 क्वेश्चन की ये सीरीज़ लेके आए हैं आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। आँखों में रेटिना का क्या कार्य करता है, यानी कि आँखों में रेटिना क्या कार्य करता है। तो आँखों में रेटिना क्या कार्य करता है? रेटिना का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देखने का कार्य करता है, जो कि केवल 2 से 3 मिलीमीटर का होता है, और जहाँ सारी रोशनी केंद्रित होती है इस भाग को फोविया सेंटिलिस कहा जाता है। याद रखिएगा, जहाँ पर रेटिना के सारे जो रोशनी, पहला काम क्या है रेटिना का? आँखों में रोशनी को लेके आना। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये 2 से 3 मिलीमीटर का होता है, और यहाँ पर जहाँ पर रोशनी इकट्ठी होती है उसको क्या कहा जाता है? फोविया सेंटिलिस। फोविया सेंटिलिस कहा जाता है, याद रखिएगा ये नाम। और इसी से रंगों की पहचान व बारीक काम हम कर पाते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि रंगों की पहचान हम किसकी सहायता से कर पाते हैं, तो आंसर होगा फोविया सेंटिलिस्ट। ठीक है, और बारीक काम भी हम इसी की सहायता से कर पाते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। शंकु में कितने प्रकार के रंग द्रव्य होते हैं? ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, आप चाहे तो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। शंकु में कितने प्रकार के रंग द्रव्य होते हैं? तो शंकु में 3 प्रकार के रंग द्रव्य होते हैं, लाल, हरा और पीला। शंकु में कितने प्रकार के रंग द्रव्य होते हैं? 3 प्रकार के, लाल, हरा और नीला। आपको एक जानकारी और दे दूं कि ये जो रंग होते हैं लाल, हरा और नीला, ये साइटेड कलर होते हैं। ठीक है, सॉरी, लाल, हरा और पीला, गलती हो गई, माफ़ कर दीजिएगा। लाल, हरा और पीला जो होता है ये एक तरह से साइट को सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है ये कलर। ठीक है, हमारी आँखों के ऊपर सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए जो हमारे सिग्नल बनाए गए हैं आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लाल, हरा और पीले का इस्तेमाल उसमें ज़्यादातर किया गया है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लेंस और पर्दे के बीच की जगह में एक द्रव्य पदार्थ पाया जाता है, उसका क्या नाम है? लेंस और पर्दे के बीच की जगह में एक द्रव्य पदार्थ पाया जाता है जिसे ब्रिटियस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रिटियस। ब्रिटियस कहते हैं। यह पारदर्शी होता है। तो अभी थोड़ी बातें कर लेते हैं कि अभी तक चैनल को जिसने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको लगता है कि मेहनत सही दिशा में जा रही है तो, और कोशिश करें कि इसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जाए। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जैसे हम उस सेशन को लेके आएंगे जो 21 डिसेबिलिटी का सेशन हम कह रहे हैं, उसके बाद हमने कोशिश किया है कि जो जनगणना है 2011 की जनगणना, उसके अंदर डिसेबिलिटी को लेकर के क्या क्या एस्पेक्ट थे उसको भी हम कोशिश करेंगे कि एक
मतलब 2-3 टुकड़ों में उसको लेकर के आएँ और उसको फुल डिस्कशन करें। और जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है वो स्पेशल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं या क्या क्या तब्दीलियाँ हुई हैं, मैं उसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि उसके लिए भी आपके पास वीडियो लेके आऊँ। तो मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि अभी पुराने कंटेंट तो सबके पास होते हैं, लेकिन नए कंटेंट में क्या क्या लेटेस्ट चेंज हो रहा है, क्या क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं, क्या क्या चीज़ों में बदलाव हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेकर के आऊँ इस चैनल के ऊपर। लेकिन वो सब डिपेंड करता है आपके प्रोत्साहन के ऊपर। तो आप जितना चैनल को बड़ा बनाएंगे, जितना लाइक शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे यहाँ पर, काम उतना ज़्यादा होगा, टीम उतनी बड़ी होगी और आपको आपके डीएसएसबी के एग्ज़ाम और जितने भी स्पेशल एजुकेशन के नए एग्ज़ाम आने वाले हैं उस समय तक आपको एक अच्छा खासा डेटा यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त फ्री में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेत्र में कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? ये जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था डीएसएसबी का, उसके अंदर ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही आया हुआ क्वेश्चन है, ये चाहें तो चेक कर सकते हैं आप। नेत्र में कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? तो नेत्र में कुल 6 मांसपेशियाँ होती हैं दोस्तों, ठीक है। उनके नाम है लिखे हुए हैं यहाँ पे, सुपीरियर रेक्टस, इन्फीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लैटरल रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक्यू और लास्ट इन्फीरियर ऑब्लिक्यू, ठीक है। ये 6 प्रकार की मांसपेशियाँ होती हैं। और मांसपेशियों के नाम अगर आपको ना भी याद रहे तो इतना ज़रूर याद रखिएगा कि ये 6 प्रकार की मांसपेशियाँ होती हैं। ज़्यादातर लोगों ने या तो 4 प्रकार मारे थे या तो 8 प्रकार मारे थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोच रहे थे कि 4 कोने 4 प्रकार। ज़्यादातर लोगों ने सोचा कि चलो एक कोने में 2 होगा तो 8 प्रकार, लेकिन किसी ने भी 6 प्रकार नहीं सोचा। जिन्होंने पढ़ा था उनको पता था कि आँखों के अंदर 8 प्रकार की मांसपेशियाँ होती हैं और इन्हीं में से कोई मांसपेशियाँ जब हमारी क्षति हो जाती है तब हम भेंगापन का शिकार हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। स्नेलल चार्ट सभी ने देखा होगा, जिसमें ई अक्षर बीच में सबसे बड़ा लिखा होता है और इसके अंदर लाइनें बनी होती हैं। तो स्नेलल चार्ट कितनी दूरी पर रखा जाता है नेत्र परीक्षण के लिए? तो स्नेलल चार्ट 6 मीटर की दूरी पर रखा जाता है और इसमें 7 लाइनें होती हैं, ठीक है। और हर लाइन में वर्ड के हिसाब से डिस्टेंस बनाया होता है, तो सभी को पता भी होगा। जिनको नहीं पता है वो जान जाइए कि स्नेलल चार्ट 6 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, जिसमें 7 प्रकार की पंक्तियाँ होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मायोपिया के लक्षण कितने वर्ष में प्रकट हो जाते हैं? मायोपिया के लक्षण कितने वर्ष में प्रकट हो जाते हैं? तो मायोपिया के लक्षण 8 से 10 वर्ष की आयु में प्रकट हो जाते हैं। इसका उपचार माइनस कॉन्क्लेव लेंस से किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। कॉर्निया का आँख में मुख्य कार्य क्या है? कॉर्निया का आँखों के अंदर मुख्य कार्य क्या है? तो कॉर्निया का मुख्य कार्य है कि प्रकाश किरण को आँख के अंदर पहुंचाता है। कॉर्निया क्या करता है? प्रकाश किरण को आँखों के अंदर पहुंचाता है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक दृष्टिहीनता क्या होती है? इकोनॉमिक दृष्टिहीनता क्या होती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार पेपर में कंफ्यूज कर जाता है। इकोनॉमिक दृष्टिहीनता से हमारा अभिप्राय, जब बेहतर आँख में दृष्टि 6/60 से कम हो और दृष्टि के प्रयोग से व्यवसाय करने में असमर्थ हो जाए कोई व्यक्ति, यानी कि उसकी आंखों की दृष्टि 6/60 यानी कि पूर्ण ब्लाइंड हो और किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि करने में वो असमर्थ हो जाए, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक दृष्टिहीनता भी कहते हैं। ये कोट याद रखिएगा आप लोग। सामाजिक दृष्टिहीनता से हमारा क्या अभिप्राय है? तो सामाजिक दृष्टिहीनता से हमारा अभिप्राय ये है कि 3/60 से कम हो और समाज में कहीं आने जाने में वह स्वयं से असमर्थ हो, यानी कि उसे किसी की सहायता की ज़रूरत हो, तो ये एक प्रकार की सामाजिक दृष्टिहीनता कहलाएगी। ये सिंपल सी बातें हैं, लेकिन पेपर में आ जाती हैं तो हम जब सिमिलर कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं तो हम कंफ्यूज होकर गलत आंसर मार के चले आते हैं। नेत्रदान करने के लिए हम किस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं? नेत्रदान करने के लिए हम किस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं? तो नेत्रदान करने के लिए हम 1919 पर संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो के बीच में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी भी दे देता हूं कि अभी NIVH के अंदर, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान देहरादून के अंदर, स्पेशल फील्ड में कुछ वैकेंसीज़ आई हुई हैं। तो जिन लोगों ने भी स्पेशल BEd VI के स्पेशलाइजेशन से किया हुआ है वो लोग ज़रूर
राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान NIBH की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के देख लें और अपने एप्लीकेशन को फिल कर लें, ताकि आपको एक अच्छी जॉब करने का और एक अच्छी जगह पर जॉब करने का अवसर प्रदान हो सके। तो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आने वाले टाइम में भी हम अलग से कुछ वीडियोस बनाएं, जहाँ पर भी स्पेशल फील्ड से रिलेटेड वैकेंसीज़ आएँ तो वो आपको हम इस प्लेटफॉर्म पर दे सकें। तो आप जितने भी स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड लोग जुड़े हुए हैं या जुड़ रहे हैं या आगे हैं, वो सब इससे जुड़ जाइए। आपको बहुत अच्छा और बहुत ही हेल्दी कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। और जो साथी भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा है अभी वर्तमान में, ठीक है, वो भी इस चैनल से जुड़ सकता है, क्योंकि हम सीटेट का अभी एक बैच लेके आए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि साइंस स्ट्रीम का और PRT का भी हम बैच लेके आए हैं इसके ऊपर, ताकि सीटेट का भी हम समस्या समाधान कर दें। क्योंकि भारत में बहुत जगहों पर सीटेट के कारण बहुत सारे गेस्ट टीचर परमानेंट नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारे इलाकों में अलग अलग सीटेट के कारण समस्या है। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा बैच लाएं ताकि घर बैठे बैठे हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट सब पढ़ सकें और सीटेट को क्लियर कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। IOL क्या है? IOL क्या है? IOL का विस्तृत रूप है इंट्रा ऑकुलर लेंस। यह एक ऐसी पद्धति है जिसके अंदर लेंस के द्वारा मोतियाबिंद का इलाज किया जाता है। इसे फेको इमल्शन कहा जाता है। इसे फेको इमल्शन भी कहा जाता है। और ये एक प्रकार की दोस्तों पद्धति होती है। कैसी पद्धति होती है कि मोतियाबिंद जब हमको हो जाता है तो क्या होता है, मोतियाबिंद में क्या होता है कि हमारी आँखों के ऊपर एक परत जम जाती है। मोतियाबिंद में कोई खास नहीं होता है, एक आँखों के ऊपर एक वाइट कलर का एक परत जम जाता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी आँखों की जो लेंस है वो सही से चीज़ों को फोकस नहीं कर पाती है और उसे देख नहीं पाती है। तो ऑपरेशन के द्वारा होता क्या था कि उसके ऊपर की वाइट परत को हटा दिया जाता था। और अब क्या हो गया कि जब उसका विकृत रूप हो जाता है तो हमारी लेंस को भी वो प्रभावित कर देता है। तो IOL पद्धति के द्वारा क्या होता है कि उसमें नए लेंस को फिट कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल प्राकृतिक रूप से कार्य करता है। तो इसी पद्धति को हम लोग IOL कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा एक्युलर लेंस, ठीक है। और इसको हम फेको इमल्सन के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप कि आपको IOL क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप स्किप मत करिएगा वीडियो को, अगर आप स्किप करेंगे तो फिर पूरा मज़ा ख़राब हो जाएगा। और कई लोग करते हैं, स्पीक कर देते हैं, तेज़ कर देते हैं, ठीक है। आराम से देखिए। और 20 मिनट का छोटा छोटा वीडियो है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। 20 मिनट तो यार कोई भी आराम से निकाल के देख सकता है। मेट्रो में बैठे बैठे देख लीजिए, बस में देख लीजिए, कहीं जा रहे हैं तो देख लीजिए। भाई बाइक चलाते चलाते कोई मत देखना, एक्सीडेंट हो जाएगा तो सब मुझे ही बोलेंगे, ठीक है। बाइक चलाते चलाते मत देखना, जहाँ पे भी आप आराम से बैठे हैं, यानी कि ड्राइविंग कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, वहाँ देखिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। टोनोमीटर किस कार्य आता है? टोनोमीटर, तो दोस्तों टोनोमीटर आँख के दाब का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार की मशीन होती है, ठीक है। यदि दाब बढ़ा हुआ होता है तो काला मोतिया होने का प्रमाण होता है, यानी कि अगर आपके आँखों का दाब बढ़ा है तो काला मोतिया होने के प्रमाणित हो जाते हैं। ये एक प्रकार की मशीन होती है जो आँखों के प्रेशर को मापती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फील्ड चार्टिंग पद्धति क्या है? तो फील्ड चार्टिंग पद्धति क्या है? आँखों पर रोगों के प्रभाव को जांचने की प्रक्रिया को ही हम लोग फील्ड चार्टिंग पद्धति कहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपने आँखों का ट्रीटमेंट कराने जाता है तो सबसे पहले उसकी फील्ड चार्टिंग ही की जाती है। उसको अलग अलग पद्धति के द्वारा, यानी कि जैसे हमने बताया स्नेलन चार्ट के द्वारा, है ना। उसके बाद उसकी आँखों का दाब मापा जाता है और उसकी आँखों को देखा जाता है, उसकी नसों को देखा जाता है, आँखों की कंडीशन को देखा जाता है। और उसके बाद डॉक्टर ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इसकी आँखों में कितनी समस्या है, इसका किस प्रकार से उपचार करना है। तो शुरू में जो उसकी आंखों का परीक्षण किया जाता है उसी पद्धति को हम लोग फील्ड चार्टिंग कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। PWD एक्ट 1995 के किस अध्याय में 7 विकलांगताओं का वर्णन किया गया है? तो PWD एक्ट 1995 के अध्याय 1 में 7 विकलांगताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो 1995 का जो आया था, ठीक है, PWD एक्ट, उसमें अध्याय 1 में, यानी कि पहले ही अध्याय में, ठीक है, हमारी 7 विकलांगताओं का वर्णन किया गया है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि भारत के संविधान के अध्याय 1 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? देखते हैं ज़रा कितने लोगों को पता है इस क्वेश्चन का आंसर। और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कितने लोग बताते हैं कि भारत के संविधान के अध्याय 1 में, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 1 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, ठीक है। देखते हैं ज़रा आपकी DSSB की GK की तैयारी कैसी चल रही है।
या आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें आपकी जीके की तैयारी कैसी चल रही है वो भी देखते हैं। चलिए देखते हैं कितने लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिस्फेजिया क्या है? मस्तिष्क में वो भाग जो भाषा को नियंत्रित करता है, उसमें अगर कोई खराबी आ जाए तो भाषा को समझने में, वो व्यक्त करने में कठिनाई महसूस होने लगती है। उस स्थिति को डिस्फेजिया कहते हैं। याद रखिएगा, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। और अगर आपको पता हो ना कि कौन सी बीमारी में क्या होता है, कैसे होता है, तो आप ना दूसरी चीज़ों से भी उसे कोरिलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो डिस्फेजिया क्या है? ये एक मस्तिष्क संबंधी बीमारी है। ठीक है दोस्तों, पहली बात। दूसरी बात कि इसमें क्या होता है कि जब हमारे मस्तिष्क में कुछ सेल्स हमारे गल जाते हैं तो हमें भाषा को समझने में, भाषा को बोलने में कठिनाई महसूस होने लगती है। उसी स्थिति को हम लोग डिस्फेजिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्वनि क्षमता को किस पर मापा जाता है? ध्वनि क्षमता को किस पर मापा जाता है? तो ध्वनि क्षमता को डेसिबल पर मापा जाता है। जो हमारा पीआरटी का पेपर हुआ था, डीएसएसबी का, स्पेशल एजुकेशन के लिए, ठीक है, उसमें पूछा गया था कि डीवी को किस तरह से निरूपित करते हैं, मतलब लिखते कैसे हैं। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, कैपिटल डी होता है और स्मॉल बी होता है उसके पीछे। इस प्रकार से डीवी लिखा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, कैसे बताया? कैपिटल डी और उसके बाद स्मॉल में बी, डी वी। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? डेसिबल। और ध्वनि क्षमता को किस पर मापा जाता है? डेसिबल पर मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टडोमा विधि से हमारा क्या आशय है? यह किस प्रकार की विधि होती है? होठों को स्पर्श करके पढ़ने की विधि को टडोमा विधि कहते हैं। इसमें छात्र सामने वाले व्यक्ति के होठों को छू करके अपनी उंगलियों को स्पर्श करके अपनी विधि को पढ़ने की कोशिश करता है और समझने की कोशिश करता है। यानी कि टडोमा विधि में क्या होता है कि जो छात्र होता है वो सामने वाले के होठों को स्पर्श करता है जो वो बोल रहा है, और उस हिसाब से वो अंदाज़ा लगा लेता है कि वो क्या बोल रहा है। ठीक है, इस विधि को हम लोग टडोमा विधि कहते हैं। ठीक है, वैसे ये विधि आपको बहुत कम ही इस्तेमाल में मिलेगी, क्योंकि आज समाज ऐसा हो गया है कि कौन किसके होठों को छूने देगा। ठीक है, तो होठों को छूना भी वैसे सही नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस फैल रहा है, तो होठ छुआ और फिर मतलब कोरोना वायरस फैल सकता है। तो टडोमा विधि सिर्फ एक विधि है, और मतलब ये विदेशों में आया था और उसके बाद अभी ये ज़्यादा प्रचलित नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि टडोमा विधि किस प्रकार की विधि है। चाहे तो आप भी सीख करके और होठों को छू करके देखिए आपको कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है। ठीक है, लेकिन उन्हीं के होठों को छूइएगा जिनसे आपको परमिशन मिला हो। ठीक है, पता चले किसी के भी होठों को छूने चले गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफेसिया किस प्रकार की अक्षमता है? अफेसिया किस प्रकार की अक्षमता है दोस्तों? तो ये एक प्रकार की भाषा संबंधी दोष और विकार है। कैसा है ये? एक प्रकार का भाषा संबंधी दोष और विकार है अफेसिया। ठीक है, तो भाई लोग, जिन लोगों ने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और एक भी वीडियो आप मिस ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। TEPSE का विस्तृत रूप लिखिए। तो इसका है टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर स्पेशल एजुकेशन। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। HEPSN का विस्तृत रूप लिखिए। तो इसका क्या हो जाएगा? हायर एजुकेशन प्रोग्राम फॉर स्पेशल नीड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? ठीक है, ये खोला गया था कहाँ पर? भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय साल 1982 में मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद में आंध्र प्रदेश में खोला गया था। आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी उस समय हैदराबाद। ठीक है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि अब हैदराबाद की राजधानी क्या है। ठीक है, और हैदराबाद जो है वो मतलब हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी वर्तमान में क्या है। और दूसरा क्वेश्चन आपको एक और बताना है कि आंध्र प्रदेश में से कौन सा नया राज्य निकला है और कब निकला है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन के आंसर अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बताता कोई नहीं है वैसे, मैं पूछता रहता हूँ बताइए बताइए, लेकिन सब लोग देख के इग्नोर मार देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम केंद्रीय खुला विश्वविद्यालय किस नाम से और कहाँ पर खोला गया था? भारत का प्रथम केंद्रीय खुला विश्वविद्यालय दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के नाम से साल 1985 में खोला गया था। ठीक है, ये इंदिरा गांधी हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री भी रही हैं।
भारत की प्रथम भारत रत्न भी रही हैं महिलाओं में, ठीक है। इनको आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है और पाकिस्तान के 2 छोटे छोटे टुकड़े भी इन्होंने ही किए थे। तो बहुत नामी महिला रही हैं भारत की। और सभी को याद होगा कि इमरजेंसी भी इन्होंने ही लगाया था। तो खूब नाम कमाया था इन्होंने, अच्छाई भी की थी, बुराई भी की थी, सब कुछ किया था, मस्त था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए प्रथम प्रयास डिस्टेंस एजुकेशन के लिए कहाँ पर किया गया था? आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, फॉरेन के कॉन्सेप्ट में, लेकिन आ सकता है। तो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए प्रथम प्रयास अमेरिका के विनेटिका स्थान पर साल 1920 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में दिव्यांग छात्रों के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कौन से साल में शुरू की गई थी? तो भारत में दिव्यांग छात्रों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था साल 1977 में शुरू की गई थी। बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि साल 1911 में हमारा पागलपन अधिनियम आ गया था। उसके बाद में आपको पता ही होगा कि 1987 में हमारा मानसिक रुग्णता से संबंधित एक अधिनियम आ गया था साल 1987 में, ठीक है। और उसके बाद में जाकर के 3 डिसेबिलिटी थी, फिर उसको 1995 में क्या किया गया, 1995 में आकर के उसको फिर 7 डिसेबिलिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन साल 1977 में आकर के मतलब रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है, हमारे दिव्यांग साथियों को। तो लेकिन कोई नहीं, अब उनको पूरी तरह से रिजर्वेशन मिल चुका है, समाज में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है और स्पेशल एजुकेशन में भी नित नए चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है वो लोग लाइक वाइक कर दे भाई, ठीक है, शेयर वेयर कर दे। तो थैंक यू सो मच कोर्सोलॉजी हब के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि किस डिसेबिलिटी और नए नए इनोवेशंस आते रहें स्पेशल एजुकेशन में और मैं आपके लिए लेके आता रहूं, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि एक बार ये चैनल थोड़ा बड़ा हो जाए, कम से कम 2000-3000 लोग जुड़ जाएं इसके ऊपर। तो मैंने कोशिश ये किया है कि मैंने खुद से भी कुछ नोट्स वगैरह बनाए हैं, कुछ प्रिपेयर किए हैं, जहाँ से भी मैं डेटा उठाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं वो मतलब एक तरह से मतलब जैसे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ के उन सब लोगों को ये प्रोवाइड करा सकूं, ताकि स्पेशल एजुकेशन में इतना काम हो जाए ना कि धीरे धीरे हम लोग सब मतलब इम्प्रूव हो। क्योंकि जब हम इम्प्रूव होंगे तब हमारा डिपार्टमेंट इम्प्रूव होगा, तब हमारा सिस्टम इम्प्रूव होगा और तब हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो इम्प्रूवमेंट की शुरुआत आप लोगों को भी करनी है, अकेले मेरे से कुछ नहीं होगा। तो आप लोग चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और जहाँ जहाँ भी स्पेशल एजुकेशन की फील्ड है वहाँ पर इसको पहुँचाइए। चलिए तो आगे चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, हमारे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ताकि हमारी हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।